हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो यूपीएससी 2025 में जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यूपीएससी 2025, इसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक रणनीति होनी चाहिए। और उसी रणनीति पे आज विचार करने वाले हम लोग। और इस रणनीति को जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2024 है ना, 2024 का जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, उसको एनालाइज करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि किस विषय से रिलेटेड कितना प्रश्न आता है और उसकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको। साथ ही हम लोग आज के क्लासों में जो एक पेपर का क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे वो पॉलिटी पेपर होगा। पॉलिटी से रिलेटेड जो 2024 में जो प्रश्न आए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे उन प्रश्नों को। ये एनालिसिस से आपको दो तीन फायदा होने वाला है। पहला चीज़ है कि नेक्स्ट जो ट्रेंड है परीक्षा में, किस विषय पे हमें ज़्यादा फोकस्ड करने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, किस तरह का प्रश्न आता है, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ये भी जानने में आपको मदद मिलेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर हम आगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को उठाएंगे 2024 में। तो अब आपके सामने देखिए, यहाँ एनालिसिस पार्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्वेश्चन पेपर 2024 एनालिसिस। यहाँ पर देखिए प्रत्येक विषय का, जैसे देखो यहाँ पे आपका पॉलिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ देखिए पॉलिटी से कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है ना, 18 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं आपके। इकोनॉमी से देखिए 15 क्वेश्चन हैं आपके। हिस्ट्री से देखो 9 क्वेश्चन है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन है आपका। ज्योग्राफी आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं। और करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है। इस तरह से 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये सब एक स्ट्रेटेजी टाइप्स भी मैंने बताए हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिकली 2 पार्ट में मैंने बांटा है इसको। एक एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन, है ना, जो आए दिन हम बातों को सुनते हैं समझते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इकोनॉमी में भी और पॉलिटी में भी। हिस्ट्री में जो है स्टैटिक है, इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में, ये ध्यान रखेंगे आप सब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एप्लीकेशन बेस्ड है, जो वर्तमान में प्रयुक्त है उससे रिलेटेड है। ज्योग्राफी का भी स्टैटिक क्वेश्चन की मात्रा अधिक है, ठीक है, ज्योग्राफी में। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये सब जो है सब एप्लीकेशन बेस्ड है। इन्वायरमेंट का हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, है ना। और ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स, प्रत्येक विषय से जो प्रश्न आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, है ना। हिस्ट्री में स्टैटिक रहेगा, इस बार ज्योग्राफी में भी स्टैटिक था, तो ये ध्यान रखेंगे। जो डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, तो आप देख सकते हैं पॉलिटी में इजी टू मॉडरेट लेवल हैं क्वेश्चंस के, इकोनॉमी में मॉडरेट हैं, हिस्ट्री में मॉडरेट टू डिफिकल्ट, है ना। हिस्ट्री में 9 प्रश्न ही है, लेकिन वो मॉडरेट भी हैं और उससे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं हिस्ट्री से, ये ध्यान रखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इजी क्वेश्चंस हैं 2024 में। ज्योग्राफी में देखो इजी टू मॉडरेट है, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े आसान हैं और कुछ एक कठिन है। इन्वायरमेंटल से मॉडरेट हैं, उसी प्रकार से करंट अफेयर्स में इजी टू मॉडरेट है ना। तो ये जो जीएस पेपर का पार्ट है वो आपको प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी यहाँ पे टोटल एनालिसिस है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए यूपीएससी सीसैट का जो क्वेश्चन है, सीसैट में आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट,
तो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी जो है, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड आपको 35 से 40 क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, 35 से 40 है। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आप 21 से 26 अटैम्प्ट ले सकते हैं। रीजनिंग में 21 से 26 क्वेश्चन पर अटैम्प्ट ले सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखो 22 से 24 प्रश्न है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें भी आप ले सकते हैं 14 से 17 अटैम्प्ट ले सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 23 से 25 है, ये क्वेश्चन है 15 से 18, इसमें आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये एनालाइज कर सकते हैं पिछले साल के प्रश्न किस किस सेगमेंट में कितना आया है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में ये क्वेश्चन एनालिसिस प्रीवियस के साथ साथ हम जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं, या जो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का, पॉलिटी का लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि 2024 में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो किस लेवल के थे, किस टाइप के थे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो प्रश्न आया हुआ था, है ना, जो प्रश्न हमारे पास उपलब्ध है ओरिजिनल पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसी का आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी ने टिक भी लगाया है इन प्रश्नों को। तो अब ये नहीं कि उसका कितना सही था, ये नहीं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आपको ये ओरिजिनल इसलिए लाया कि ताकि आपको ये फीलिंग्स आए, आप समझ सकें कि नहीं सर ने कोई अपनी तरफ से प्रश्न बना के बता रहे हैं, वैसा नहीं है, ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन पेपर का ही ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसा कि देखो नंबर भी देखो, यहाँ 61 नंबर पे आप जाके देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन को, वहाँ पर आप जाके देखिए तो 61 नंबर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, है ना। 61 नंबर में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो बेहद इजी प्रश्न है यूपीएससी के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, है ना। सब लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिए थे। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आई होप सबका सही होना चाहिए, बेहद आसान है ना। दूसरा 62 नंबर में आप देखिए, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें पहला क्या है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये बिल्कुल 1935 के अधिनियम में ये पहला जो टॉपिक है बिल्कुल सही है ना। दूसरा, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में के अधीन रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा कौन सही है, ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछ रहा है कौन सही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 62 का ए सही है, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है, ये सही नहीं है, दूसरा नहीं है, ठीक है, दूसरा सही नहीं है, केवल ये वाला सही है। तो इसमें क्या था, 1935 का अधिनियम यदि आपने पढ़ा होगा 1935 के अधिनियम में, तो 1919 के अधिनियम में जैसा आप जानते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा था, और ये जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको 35 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लगा था, है ना, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, है ना, ये केंद्र में द्वैत शासन लगा था। तो केंद्र में द्वैत शासन में प्रशासन के विषय को दो भागों में बांटा गया था, एक था रक्षित जो जिसको रिजर्व कहते हैं, और दूसरा था हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, है ना, हस्तांतरित, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये जो रक्षित विषय था ना, ये रक्षित विषय गवर्नर जनरल और अपनी काउंसिल की सहायता से इस पर वर्क करता था, जो भी फैसला लेता था। इसमें कौन, गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल एंड काउंसिल, ये इस पे फैसला लेता था, है ना। और मैं बता दूं कि जो 1935 का अधिनियम था, जिसमें ये टॉपिक जो दिखा रहा है रक्षा और विदेश संबंधी मामले, ये रक्षित विषय में था, ठीक है, रक्षित विषय में था। और इस पर जो निर्णय लेता था गवर्नर जनरल अपने काउंसिल की सहायता से निर्णय लेता था। और गवर्नर जनरल इसके लिए ना ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, है ना, ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी था या ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था सीधा। भारत सचिव के माध्यम से, भारत सचिव के माध्यम से गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। ओके, बाकी हस्तांतरित विषय जो है ना, वो गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता था, जो चुने गए थे मंत्रिमंडल उनकी सलाह से काम करता था। तो ये दूसरा जो है आपका, ये सही नहीं होगा, केवल 1 सही होगा, तो केवल एक आंसर आपको यहाँ पर मारना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 61, 62 आपने देखा, तो क्वेश्चन ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, इसलिए सीक्वेंस में नहीं होंगे कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आया था वही सीक्वेंस में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये बिलीव हो सके कि ये कहीं और से प्रश्न नहीं उठाया गया है। जो यूपीएससी 2024 में आया था वही प्रश्न है, और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब आ गया यहाँ क्वेश्चन नंबर 66 आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर देखिए, ठीक है। भारत, ये क्या प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, है ना, निरसन। तो आर्टिकल 368 जो है ना, संविधान संशोधन से रिलेटेड है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 361 क्लाउज 1, है ना, क्लाउज 1 में ये साफ कहा गया है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति, है ना, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान में किसी भी उपबंध का परिवर्धन कर सकती है। परिवर्धन पहला शब्द आया, दूसरा परिवर्तन या निरसन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में, मतलब 368 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। मतलब ये तीनों टर्म यूज हुआ है, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, है ना। कहने का मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ सकते हैं इसको, क्या बातें मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहा गया, किसमें, आर्टिकल 368, यहाँ पे लिख दूं मैं 368 क्लाउज 1, 66 लिख दिया था मैंने, तो है ना। तो जो बातें मैंने कही वो, इसको क्या, इसका इंग्लिश क्या होगा, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर एमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीड्यूर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो ये परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, मतलब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 66 का तीनों सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल देखो थोड़ा ठीक ठाक होता है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। जो चीजें आप पढ़ते हैं जो वेल नोन, देखो इसमें कोई नई बातें नहीं आ रही हैं, नई बातें नहीं आएंगी, लेकिन आर्टिकल 368 की पूरी बात आ गई यहाँ पे, है ना, पूरी बातें आ गई। तो वेल नोन जो आर्टिकल होते हैं ना, मेरे समझ से यदि आप आर्टिकल 70-80 आर्टिकल भी अच्छे से कर लेते हैं, है ना, तो संविधान के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके आर्टिकल बेस्ड। और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक बहुत ही लंबी वीडियो आर्टिकल 1 to 395 स्टडी विद सूरी सर चैनल पे मौजूद है। डिटेल एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल का, जो इस तरह के प्रश्न बनाने में आपको मदद करेगा। ओके,
क्वेश्चन 68 देखिए, यहाँ पे 68 देखिए, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? क्लियर? तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है ना। धन विधेयक की परिभाषा यदि है तो वो 110 में दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। धन विधेयक की परिभाषा यदि पूछता है, परिभाषा किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा, है ना, ये ध्यान रखें। लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, धन विधेयक पर जो कानून बनाने से रिलेटेड बातें हैं, वो आर्टिकल 109 में है, आर्टिकल 109 में है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखो, धन विधेयक सब लोग जानते हैं कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, वो जब भी लाया जाएगा लोकसभा में ही लाया जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा, है ना। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसे अस्वीकार करने का पावर राज्यसभा के पास नहीं है ना। उसका पावर सिर्फ क्या है, धन विधेयक के संबंध में वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक डिले कर सकती है, 14 दिन तक वो रोक सकती है। 14 दिन के बाद बिल को लोकसभा को भेजेगी, लोकसभा फिर जैसा चाहेगी, यदि वो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं मानती है, जिस किसी भी रूप में, 14 दिन के बाद ये माना जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा वो पारित कर दिया गया है ना। और 14 दिन के बाद वो लोकसभा इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पर विचार करें, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नहीं, ये कोई जरूर नहीं है ना। लोकसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी स्वीकार कर सकती है। क्लियर? तो इस प्रश्न के अनुसार से हमारा 1 2 3 सही हो गया, है ना, 1 2 3 सही हो गया। मतलब यहां देखो सी ऑप्शन आपका सही हो गया इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, 71 नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? कितने परिसीमन आयोग? 1 2 3 4, है ना, परिसीमन आयोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ऐसे संविधान में कहा गया है। परिसीमन आयोग का गठन प्रत्येक चुनाव के बाद, है ना, प्रत्येक जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करने के लिए, निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और ये प्रत्येक जनगणना के बाद इसका प्रावधान है। लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि अभी तक जो है 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया, मतलब ये डी ऑप्शन सही होगा आपका, है ना, डी ऑप्शन सही होगा। ये परिसीमन आयोग कब कब आए, तो पहला परिसीमन आयोग तो 1952 में आया, 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। फिर 1961 में गठन किया गया परिसीमन आयोग, फिर 1967 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और चौथा 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, है ना। तो 4 परिसीमन आयोग का अभी तक गठन किया गया है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करते हैं। जो कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं ना, लोकसभा का क्षेत्र जो होता है, उसको एरिया फिक्स करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आई होप समझ रहे होंगे आप सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान के 71वें संविधान संशोधन, है ना, संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 1992, संविधान के 71वें अधिनियम संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा कौन कौन भाषा जोड़ा गया, है ना। राजकीय भाषा है ना, 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा का उल्लेख किया गया है, और 22 आपकी राजकीय भाषाएं। क्लियर?
प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 थे, बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, है ना। तो बाद में जो जोड़ा गया उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो 21वां संशोधन हुआ, इससे रिलेटेड 21वां संशोधन हुआ और सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संशोधन हुआ और उसमें सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका 71वां संशोधन हुआ, जो क्वेश्चन है आपका 71वां संशोधन हुआ। 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ये तीनों को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया और नेपाली को जोड़ा गया, है ना। तो 1, 2, 3 आपका सही होगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो हुआ वो 92वां संशोधन हुआ, मतलब 21वां संशोधन, 71, सॉरी इसको हटा लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। और 21वां के बाद आपका 21वां के बाद आपका 71वां संशोधन हुआ और उसके बाद 92वां संशोधन हुआ, है ना। तो 92वां संशोधन के द्वारा कौन कौन जोड़ा गया? बोडो जोड़ा गया, बोडो, है ना, डोंगरी, बोडो, डोंगरी और मैथिली, मैथिली, ठीक है, मैथिली, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ये 4 भाषा जोड़े गए, है ना, 4 भाषा जोड़े गए, तो टोटल 22 हो गया। देखो संविधान जब हमारा लागू हुआ तो मात्र 14 भाषा था, 5वां भाषा, 14वां, 15वां भाषा के रूप में सिंधी जुड़ा 21वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, 15 हो गया। और यहाँ पर 71वां संशोधन के द्वारा 3 और भाषा जुड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 71वां संशोधन के द्वारा। तो 14, 1, 15, 3, 18 हो गया। और 92वां संशोधन के द्वारा 4 भाषा जुड़ा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ा। तो ये टोटल 22 भाषा हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्लियरली आप ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ पर देखो, भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके नेता थे या नहीं, करेक्ट करना है। सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कौन सही है, कितने सही हैं, कितने सही सुमेलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो पहला तो एकदम बिल्कुल सही है, आप सब आई होप जानते भी होंगे कि जनसंघ 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसके फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। तो एकदम ही सही है, पहला सही है। सी राजगोपालाचारी जो है ना, ये आपको सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े नहीं थे, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया, है ना, 2 गलत हो गए। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम इसके मेंबर थे, ये भी सही है। तो मतलब आपका पहला और तीसरा सही है। मतलब कितने सही हो गए आपके? तो केवल 2 सही हो गए, है ना। बी ऑप्शन इसका सही होगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है, नगरपालिका की शक्ति। नगरपालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है? ठीक है, नगरपालिका। तो देखो यहाँ 9 ये सही है आपका। आपात उपबंध जो इमरजेंसी पावर है भाग 18 में, सबको पता है 352 से 60 तक में, ये ध्यान रखना है। 9 में हम लोग क्या देखते हैं? आर्टिकल जो है सो 243 पी से लेकर, है ना, 243 जेड जी तक नगरपालिका का वर्णन है ना।
भाग 9 क में दिया गया है। ठीक है, आपात उपबंध भाग 18 में है और सबको पता है कि आर्टिकल 352 टू 360 तक इमरजेंसी पावर दिया हुआ है ना। उसी तरह से संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है, ये भी सही है। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, मतलब 1 2 3 तीनों सही हैं, है ना। 74 नंबर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये प्रशासन के विषयों से बंटवारा से रिलेटेड है, संघ सूची और राज्य सूची से रिलेटेड, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। राज्य विषय है या नहीं, ये करेक्ट है या नहीं। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची, तो अंतर्राज्यीय प्रवासन ना, ये राज्य सूची के विषय नहीं है। ठीक है, ये राज्य सूची के विषय नहीं है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अंतिम संघ विषय है, अंतर्राज्यीय संगरोध। नेक्स्ट, निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय। निगम कर संघ सूची का विषय है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना, जो कंपनी के मुनाफे पर लगते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक नहीं है। तो ये गलत है आपका, और ये भी गलत है ना। और जो यहाँ पर है अंतर्राज्यीय संगरोध, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे राज्यों में जो विरोध होता है वो संघ सूची के विषय, तो ये भी ये संघ सूची के विषय हैं, बिल्कुल सही है ये, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, ये भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। ओके, तो 75 नंबर। 76 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 आपको मारना है। अनुच्छेद 21 में ढेर सारे प्रावधान है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 में ढेर सारे प्रावधान वर्णित हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, और इसमें 1 2 नहीं, ढेर सारे अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 21 में। तो आर्टिकल 21 आप ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका आ गया, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में, है ना, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि शायद ये आपको ये सोर्स में आपका अवेलेबल ना हो, तो आप ये जानिए कि जो ये था ये बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है इसका, ये बिल्कुल सही है। ये पहले तदर्थ समिति था। ठीक है, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर, यहाँ देखिए कि कौन से सही हैं, तो बिल्कुल ये पहला सही है आपका। दूसरा है, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है ना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति भी अध्यक्ष को शिकायत भेज सकता है ना, कोई अन्य व्यक्ति भी अध्यक्ष को शिकायत भेज सकता है, जिसे अध्यक्ष समिति को संदर्भित कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है आपका। अच्छा, ये भी सही है, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, तो ये सही है। पहला और तीसरा सही है आपका, दूसरा गलत है ना। तो बड़ा एनालाइज करने की जरूरत होती है। यूपीएससी का जब हम एग्जाम देते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन तो वही रहते हैं, सिंपल ही रहते हैं, लेकिन उसका जो ऑप्शन होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं। उसको आप एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तब आप उसको हल कर पाएंगे। तो आई होप ये जो यूपीएससी लेवल प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट वाइज ये कार्यक्रम मैंने स्टार्ट किया है, पहले तो जो 2024 के प्रश्न है उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक प्रश्न को, प्रत्येक विषय का
पैटर्न यही होगा जो आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी एक्सप्लेन करने का सब्जेक्ट वाइज में प्रयास करूंगा। ओके, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वाइज यदि एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो आप सब देखिए, पूरा देखिएगा, पूरी बात समझिएगा, स्किप न करिएगा, तो आपका ढेर सारा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तीसरा ऑप्शन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला, ये सिर्फ 2 गलत है, तो पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। बिल्कुल गलत है, ये पावर राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रपति के पास है, तो ये नहीं होगा सही। दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं को दूसरे राज्य में, ये बिल्कुल सही है ना। होता है कि एक राज्य में वो शेड्यूल्ड ट्राइब है तो दूसरे राज्य में वो शेड्यूल्ड ट्राइब ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मतलब केवल 2 सही है, इसका बी सही है, बी सही है ना। तो ये ऑप्शन ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 95 नंबर, सीक्वेंस नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि ये ओरिजिनल पेपर जो प्रश्न आया था उसी का मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ अपने जो पीपीटी मोड है उसमें, और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं, एकदम गलत है ना। उनको मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता होती है। वो सदन का सत्रावसान करे, स्थगन करे, कुछ भी करे, मंत्रिपरिषद के परामर्श की जरूरत होती है उनको, है ना। वो अपने मन से नहीं कर सकते। सॉरी, ये बीच बीच में ट्रैप्सन आ जा रहा है, तो ये पहला जो है ना बिल्कुल गलत है ये। दूसरा क्या है? सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये सही है ना, ये सही है आपका। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा क्या है? लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जा सकता है, तो ये भी सही है ना। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर होगा, है ना। तो सी इसका आंसर सही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये प्रश्नों का क्रम यूपीएससी 2024 के प्रश्न थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी इसमें से जो प्रश्न मैंने बताया था कि 18 प्रश्न है, बाकी कुछ एक क्वेश्चन जो करंट टॉपिक से रिलेटेड थे उसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया है आपको, है ना। वो ओरिजिनल पेपर में जाके आप देख सकते हैं उन प्रश्नों को और उनके एक्सप्लेनेशन को आप समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब तक हम यूपीएससी को एनालाइज नहीं करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपको जब तक नहीं आता है, तब तक इसके पेपर नहीं निकलने वाले, पीटी नहीं पास करने वाले आप यूपीएससी के। तो कोई भी प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत स्पीडली मत पढ़िए, उस प्रश्न पर स्टे करिए और उस प्रश्न की सारी संभावनाओं को देखने का प्रयास करिए। आपके पास जो सोर्स है उसको देखिए और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए, तो आप वेल नोन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन को आप पकड़ पाएंगे, है ना। बहुत इधर उधर छुपा क्वेश्चन नहीं होता यूपीएससी में, वेल नोन क्वेश्चन होता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए, तब वो क्वेश्चन बनेगा, है ना। जैसा कि मैं लगातार आप एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं। तो ये प्रत्येक विषय से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एनालिसिस करेंगे हम, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इस चैनल पे आपको उपलब्ध होगा। तो यदि आप उस तरह के एनालिसिस पार्ट को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी उस तरह का एनालिसिस पार्ट लेके आपके सामने आए तो आप तुरंत उसको देख पाइए और अपनी तैयारी को बढ़ा पाइए, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है आप सबों को।
जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के और दूसरे विषय को लेकर। नेक्स्ट हिस्ट्री में जो 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो 9 क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने आएंगे और उसका एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का अंदाज सिखाएंगे आपको। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप सबों का।